नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। हेल्थ बीमा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इसीलिए हमने कोविड के बाद जब देखा कि लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना भी शुरू कर दिया। लेकिन बीमा महज खरीद लेना ही काफ़ी नहीं है। आप अपने बीमा को कितना समझते हैं? क्या आपको पता है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या कवर हो रहा है, क्या कवर नहीं हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में उनके लिए जानना ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो फैमिली प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आपके हेल्थ इंश्योरेंस में न्यू बॉर्न बेबी यानी नवजात को लेकर के क्या क्या नियम है, वो कब से शामिल हो सकता है और उसकी वैक्सीनेशन का खर्चा जो कि एक न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत महंगा होता है, क्या वो इंश्योरेंस के तहत कवर होता है? तो इन तमाम सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं और हेलो मनी 9 में मेरे साथ जुड़ चुके हैं मनी ट्री के पार्टनर और को-फाउंडर सिद्धार्थ शर्मा। वेलकम टू मनी 9 सिद्धार्थ। हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं क्योंकि कई ऐसे न्यू पेरेंट्स हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके सवाल आ रहे थे और इसीलिए हमें लगा इन सबको एक जगह लगाया जाए और आपसे समझा जाए इस टॉपिक को। और इनफैक्ट अगर जो लोग हमें सुन रहे हैं लाइव वो सिद्धार्थ से अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो ऐसे पूछ सकते हैं अपने सवाल। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर। आप हमें ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। और हाँ, यूट्यूब पर अगर आप लाइव जुड़े हुए हमें सुन रहे हैं तो सुनिए पूरी बातचीत और पूछिए अपने सवाल। सिद्धार्थ शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मनी ट्री नाम की इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल फाइनेंस का ये लोग काम करते हैं और आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि आप न्यू बॉर्न बच्चे को कैसे अपने हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल करें। सो सिद्धार्थ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब घर में नया मेहमान आता है तो खुशियां तो लेकर आता ही है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की जब बात आती है तो इसमें आप कैसे कहते हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी को शामिल करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और कब शामिल करना चाहिए? क्योंकि क्या होता है जब नया बच्चा होता है तो ऐसे ही लोग घर में बहुत व्यस्त हो जाते हैं और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कई बार भूल जाते हैं, याद रहता है अच्छा कर लेंगे, कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, उसमें डिले भी हो जाता है। आप क्या कहते हैं, स्टेप 1 क्या होना चाहिए और कितनी जल्दी शामिल करना चाहिए एक न्यूबॉर्न बेबी को अपने हेल्थ इंश्योरेंस में? मुझे लगता है जहां तक एक न्यूबॉर्न बेबी के इंश्योरेंस की बात है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फैमिली प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट एक इश्यू है। तो जिस तरीके से आप 9-10 महीने पहले या 1 साल पहले एक फैमिली प्लानिंग आप स्टार्ट कर देते हैं, आपको पता है कि इंसेप्शन या कंसीव कब होता है बच्चा, उनकी कब डिलीवरी होती है, आप उसी समय ये जो प्रोविजंस हैं जहां इंश्योरेंस से रिलेटेड के अपने बच्चे की इंश्योरेंस कब करवानी है, उसकी इम्यूनाइजेशन कब करवानी है, उसको कौन कौन सी क्रिटिकलिटी से उसको बचाना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो लोगों को, जो पेरेंट्स को समझना चाहिए। और मोर और लेस क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा फ्रिकल हो जाते हैं जब बच्चा पैदा होता है क्योंकि उसके बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैंने ये देखा है कि बहुत बार ना लोग भूल भी जाते हैं, पेरेंट्स भूल जाते हैं कि अच्छा इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, जरूरी भी है तो क्यों जरूरी है। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कोविड के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट हो गया है और उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्रिटिकलिटीज इतनी ज्यादा आती जा रही हैं कि जहां न्यूबॉर्न बेबी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये देखा गया है कि अगर आप एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले रहे हैं तो आफ्टर 90 डेज एक बच्चे को, विच इज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, उसको आप हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर उसको कवर कर सकते हैं। और कवर करने के साथ साथ आप उसको बहुत सारी चाहे वो वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, क्रिटिकल इलनेस है, लेट्स से अगर बच्चे को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं दे आर अफेक्टेड बाय टीबी या डायरिया हो जाता है, या फिर उसको जहां भी एक हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, वो सब आफ्टर केयर सर्विसेज या आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज वो सब कवर होता है। एंड आफ्टर 90 डेज आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ओके। जो भी पेरेंट्स हैं जो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ द डिलीवरी, आई मीन, दे कैन गेट देयर किड्स कवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन, लेकिन इन्फेंट्स जो होते हैं वो मैटरनिटी इंश्योरेंस में भी कवर मिलता है, राइट? तो मैटरनिटी इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो कब तक मिलता है? क्योंकि आपने कहा कि अगर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड करना चाहते हैं फैमिली फ्लोटर में तो 90 दिन यानी 3 महीने के बाद करेंगे, और मैटरनिटी इंश्योरेंस में जो कवरेज मिलता है वो कब तक का मिलता है और उसमें क्या क्या कॉस्ट कवर होता है? मेटर्निटी जो इंश्योरेंस जो होता है वो एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है जो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है। इनफैक्ट उसकी बेस्ट पार्ट ये है कि वो डे 1 से ही कवरेज आपको प्रोवाइड कर जाए और उसके अंदर A to Z, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, सब कुछ कवर होता है।
अगर सिजेरियन है या फिर अगर नॉर्मल डिलीवरी है उसका जो खर्चा है वो भी इंक्लूडेड है, अगर इम्यूनाइजेशन कॉस्ट वो भी इंक्लूडेड है, अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है स्पेशली आफ्टर द बर्थ, जिसको हम प्री नेटल और पोस्ट नेटल डिलीवरीज की प्रॉब्लम भी बोलते हैं, वो सब कवर हो जाती है। सो बेसिकली ये एक एम्प्लॉयर जो होता है या एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट्स या अंडर द मैटरनिटी इंश्योरेंस वो ये प्रोवाइड करती है अपने एक एम्प्लॉय को, अपनी एक लेडी, एक फीमेल वर्कफोर्स को, जहां से डे वन से बच्चे की जो भी इंश्योरेंस या उसकी जो कवरेज होती है, उसको जो प्रोटेक्शन मिलती है, वो उसको मिलना स्टार्ट हो जाती है। क्रिटिकल इलनेस कवर हो जाती है, उसकी हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कवर हो जाती है। मोर और लेस आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं होती है, बिकॉज इन दैट केस द एंटायर कवरेज बच्चे का ऑलरेडी कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर्ड होता है, और ये पूरा टिल द एंड रहती है। ऐसा नहीं है कि बीच में कभी बंद हो जाती है या नहीं रहती है, तो वो जो कवरेज है वो उसको पूरा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से मिलती है। ओके, सो मैटरनिटी बेनिफिट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन देती है आपके ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में, तो उसके तहत भी आपको कवरेज मिलती है बच्चे के लिए। लेकिन हमने बात की कि आपका जो अपना, अगर एक कपल है और उनके पास एक फ्लोटर प्लान था जिसमें वो दोनों कवर्ड थे, उसमें बच्चे को शामिल करना है, तो 90 दिन के बाद उसे शामिल करेंगे। लेकिन तभी वो शामिल कर पाएंगे ना जब आपको उसको रिन्यूअल का टाइम आएगा, क्योंकि शुरुआत से ही अगर मान लीजिए कि किसी को मई में उसके बच्चे के जो है वो 90 दिन पूरे हो रहे हैं और उनके हेल्थ इंश्योरेंस का जो रिन्यूअल है वो आने वाला है सितंबर में, तो क्या बीच में वो कर पाएंगे ये मई टू सितंबर के बीच के दरमियान, या सितंबर में जब रिन्यूअल का टाइम होगा तभी न्यू मेंबर ऐड करेंगे? वेरी करेक्ट, गुड, और बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है। जब रिन्यूअल का टाइम होगा, आप पोस्ट 90, आफ्टर 90 डेज आप कभी भी करवा सकते हैं। आप मतलब बच्चे को कवर इन दैट फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। तो पोस्ट 90 डेज जब आपके रिन्यूअल का जब भी टाइम आए, तब आप अपने बच्चे को उस फैमिली फ्लोटर के अंदर आप इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ जो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली फ्लोटर है, जिसमें कपल्स भी, जिसमें बच्चा भी, वो सब कवर है। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में यही बोलना चाहूंगा, पोस्ट 90 डेज जब भी आपका रिन्यूअल हो रहा है, आप प्लीज उस ओके, बच्चे को अपने फैमिली फ्लोटर के अंदर कवर करें। ठीक है। तो जब आपकी रिन्यूअल की डेट आएगी तो उसको बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा कि भाई बच्चा अब 3 महीने का हो चुका है, अब आपको लेना है। लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है ना, मान लीजिए सिद्धार्थ कि बच्चा 3 महीने का नहीं हुआ है, 2 महीने का हुआ और आपके प्लान के रिन्यूअल का टाइम आ गया है, तब भी क्या कोई पेरेंट चाहे तो इंक्लूड कर सकता है या उन्हें वेट करना होगा फिर 1 साल पूरा? उनको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि जब एक फैमिली फ्लोटर लेते हैं और अब जो एक एडा के जो नॉर्म्स है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको 90 डेज वेट करना पड़ता है, वो 90 डेज का एक रीजन है उसको वेट करने का। क्योंकि 90 डेज एक बच्चा इतने डेलिकेट सिचुएशन से गुजरता है, कभी कभार उसको वेंटिलेटर पे भी रखा जाता है। एज अ ओके, रिजल्ट ऑफ इट इंश्योरेंस कंपनीज को डे वन से कवर नहीं कर सकती अगर वो 90 डेज से पहले। तो बेसिकली द होल आइडिया इज कि आपको 90 डेज का वेट करना ही पड़ेगा, और जब भी आपका रिन्यूअल आएगा, आपको उसको इनकॉर्पोरेट, अपने बेबी को, अपने बच्चे को उस समय इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने फैमिली फ्लोटर के अंदर, चाहे उसके लिए आपको 8 महीने क्यों ना वेट करना पड़ जाए अपने नेक्स्ट रिन्यूअल के लिए। ओके। लेकिन फिर ये जो 3 महीने हैं बच्चे के, जो अर्ली 3 मंथ्स रहेंगे, फिर यहाँ तो उससे कोई कवरेज नहीं मिल रही होगी अनलेस कि आपके पास एक मटर्निटी प्लान हो। एग्जैक्टली, ये एक क्लॉज भी है जहां आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी कि 3 महीने के अंदर उसको कोई भी कवरेज नहीं मिलेगी। इसलिए जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, जितने भी मैटरनिटी इंश्योरेंस इसलिए इतनी फेमस होती जा रही है, बिकॉज उनको जो 3 महीने का जो क्रिटिकल और डेलिकेट फेज है, उसको कवर करवाना है अपने बच्चों, सो दैट दे कैन गेट द कंप्लीट प्रोटेक्शन। तो दैट इज द ओनली रीजन कि मैटरनिटी इंश्योरेंस इतनी पॉपुलर होती जा रही है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है मैटरनिटी इंश्योरेंस को लेकर। क्योंकि उनको पता है कि एक फैमिली फ्लोटर के अंदर तो कवर ही नहीं हो सकता, तो एक बच्चे को अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन डे वन से देना है, तो वो कैसे दे? तो वो एक मैटरनिटी इंश्योरेंस का जो मेजर जो यूएसपी है वो यही है कि डे वन से उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है, और बच्चे को लेकर उनको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अगर कोई क्रिटिकलिटी हो गई या हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, पोस्ट नेटल अगर कोई अनोमली हो गई, उसको कैसे हैंडल करें। तो दैट इज द मेजर कैच, और एक यूएसपी है एक मैटरनिटी इंश्योरेंस की, जिसके कारण वो इतना फेमस और इतना सेल्फ अवेयरनेस जिसकी जिसकी बढ़ती जा रही है आज ओके, की लेकिन डेट। सिद्धार्थ आपने कहा कि मटर्निटी प्लान्स जो हैं वो आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, यानी विच आई अंडरस्टैंड कि आप कह रहे हैं कि ग्रुप हेल्थ जो इंश्योरेंस ऑफिसेस से मिलता है उसमें ये कवर्ड होंगे, राइट? पर हम तो मार्केट में देख रहे हैं कई मटर्निटी प्लान भी हैं जो कि इंडिविजुअल्स खरीद सकते हैं।
अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, किसी कंपनी से नहीं जुड़े हुए हैं, आप खुद अपना काम करते हैं, तो फिर आप अपने लिए एक मैटरनिटी प्लान भी अलग से खरीद सकते हैं, राइट? दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। इनफैक्ट एक नया प्रोविजन है नाउ इन दैट केस, अगर आप अब मेटर्निटी जो एक इंश्योरेंस प्लान है वो आप बाहर से भी आप खरीद सकते हैं अगर आप ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं कवर्ड है। तो जैसे मैंने कहा, यही एक रीजन है जिसके कारण एक मेटर्निटी जो इंश्योरेंस है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। चाहे आप इवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी अगर आप ले रहे हैं, सो यू आर वेल एबल, यू योर चाइल्ड इज वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम डे वन। दैट्स ट्रू। ओके। एंड जैसा कि सिद्धार्थ बता रहे थे कि एक बच्चा जो है वो जब तक 90 डेज का नहीं होता, 3 महीने नहीं होते, तब तक कोई और प्लान में वो कवर्ड नहीं होगा, और इसीलिए शायद मटर्निटी प्लान्स को इस गैप का फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि वो 3 महीने जो क्रूशल है शुरुआत के, वो यहाँ पर आपको कवरेज देते हैं। अब मुझे बताइए कि बच्चे को कब तक कवर मिलता है? अगर अब हमने बात कर ली न्यू बॉर्न बेबीज़ की, अब जब बच्चा बड़ा होता है, ग्रेजुअली अडल्टहुड आएगा उसका, तब तक तो वो पेरेंट्स के प्लान का ही हिस्सा रहेगा, राइट? इनका एग्जिट एज क्या होता है बच्चों का? एक फैमिली प्लान से बच्चा कब जो है उसे वो शामिल नहीं हो सकता है पेरेंट्स के इंश्योरेंस प्लान में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे साथ बार बार अलग अलग फॉर्म में आता है। ये बात तो हम समझ गए कि आफ्टर 90 डेज जो भी एक किड है, एक इन्फेंट है, वो एक फैमिली फ्लोटर के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और उसको वो सारे प्रोविजंस मिलनी स्टार्ट हो जाती है, सारी फैसिलिटीज या प्रिविलेजेस मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं जो एक फैमिली फ्लोटर के अंदर मिलनी चाहिए। नाउ द पॉइंट इज कि वो कवर कब तक रहता है? जब वो अपने अडल्टहुड के अंदर आता है और टिल द एज ऑफ 25 ईयर्स वो उस फैमिली फ्लोटर का पार्ट बनता है, और आफ्टर 25 ईयर्स वो डिटैच हो जाता है उस फैमिली फ्लोटर पॉलिसी से, और उसको एक इंडिविजुअल या अलग अलग तरीके से एक इंश्योरेंस लेना होता है, सो दैट अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी वो प्रोटेक्टेड रहे, वो कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से वो चला पाए उसको, एंड एट द सेम टाइम वो जो क्रिटिकल इलनेसेस है उससे बच पाए। तो जैसे कि आपने मुझसे सवाल पूछा दैट व्हाट शुड बी द एज, तो आंसर है कि 25 साल तक वो जो एक अडल्ट जब वो हो जाता है तो वो उसका जो एक फैमिली फ्लोटर का जो वो पार्ट था इनिशियली, वो फैमिली फ्लोटर के पार्ट से ऑटोमेटिकली बाहर निकल आता है, एंड देन ही हैज टू टेक हिज ओन पॉलिसी। ओके, तो अलग अलग पॉलिसीज़ की क्या ये एज लिमिट भी डिफर कर सकती है? किसी के लिए ये 25 हो सकती है, कोई शायद 20 में भी कहे कि बच्चे शामिल नहीं हो सकते हैं। आपने क्या देखा है अलग अलग इंश्योरेंस प्लान्स में? क्या कोई एक पर्टिकुलर एज लिमिट आप देख रहे हैं? एज लिमिट इज फिक्स्ड बाय द रेगुलेटर, और वो जो एज है वो 25 ईयर्स ही है। आप उससे पहले नहीं कर सकते, इससे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर मतलब आप समझेंगे मार्केट में अगर अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज अगर अलग अलग वेरिएबल एज लेकर आ जाएगी तो वो उस एज को कोई 20 कर देगा, कोई 18 कर देगा, सो दैट जो एक इंडिविजुअल है, जो एक अडल्ट है, वो एक अलग पॉलिसी की तरफ जाए। उसको अवॉइड करने के लिए रेगुलेटर ने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक 25 ईयर्स की एज रखी हुई है, जहां आप जब आप एक अडल्टहुड स्टेज में आ जाएंगे उस समय आप ऑटोमेटिकली उस पॉलिसी के बाहर नहीं, क्योंकि यू आर नो मोर अ पार्ट ऑफ डिपेंडेंट टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, दैट्स व्हाई। पर क्या कुछ स्पेशल सिचुएशंस भी हैं जिसमें 25 साल के बाद भी बच्चा पेरेंट के ही प्लान का हिस्सा बना रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो एक इंश्योरेंस एक फैमिली को समझना बहुत जरूरी है। 25 साल के ऊपर भी आप उस फैमिली फ्लोटर के प्रोविजंस को अवेल कर सकते हैं, बट उसके लिए एक प्रोविजन ये होता है, लेट्स से अगर एक मेल है और वो अपनी हायर स्टडीज या पोस्ट ग्रेड के लिए जा रहा है, और जनरली देखा जाता है कि जब आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तब आपकी जो एज है वो 28, 27, 29 तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर पाते हैं। तो उस केस में अगर आप अपने ग्रेजुएशन के जो पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स हैं अगर आप वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर ये अप्रूव कर सकते हैं दैट यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर पेरेंट्स, तो उस केस में जो एक इंडिविजुअल जो है, इवन अगर वो 25 ईयर्स के ऊपर हो जाता है तब भी वो फैमिली फ्लोटर का पार्ट है। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं, जैसे कोई अनमैरिड फीमेल है या कोई डिवोर्स्ड फीमेल है, इनफैक्ट वो भी उस फैमिली फ्लोटर का पार्ट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपनी जो एज है वो लैप्स कर देते हैं। अगर उनकी एज लैप्स हो जाए और 25 ईयर्स के ऊपर वो अगर हो जाए तब भी वो एक फैमिली फ्लोटर का पार्ट रहेगी, प्रोवाइडेड उस केस में उनके जो राइडर्स हैं या उनके जो प्रीमियम्स हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं, बट इस केस में मेल और फीमेल दोनों ही कवर्ड रहते हैं, प्रोवाइडेड डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी एज 25 ईयर्स ऑलरेडी हो चुकी है।
ओके फाइन, सो स्पेशल कंडीशंस भी हैं, स्पेशल सिचुएशन के हिसाब से ये मॉडिफाई हो सकता है कि 25 साल के बाद भी आपका बच्चा उस प्लान का हिस्सा रहे, लेकिन हाँ वो कंडीशन जो है वो मीट होनी चाहिए, जिसके बारे में भी सिद्धार्थ ने ब्रीफली समझाया। सिद्धार्थ, एग्जिट कैसे करेंगे जब बच्चे अडल्ट हो जाते हैं, यंग एडल्ट हैं, उनको एग्जिट करने का क्या प्रोसेस होता है? एग्जिट करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं होता। जब इंसेप्शन होता है तब उस समय सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बच्चे के सबमिट हो जाते हैं। तो 25 इयर्स पे ऑलरेडी वो एग्जिट ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ देने की जरूरत नहीं होती। और आप पाते हो कि ऑलरेडी जो नेक्स्ट टाइम जब आप रिन्यूअल की स्टेज पर आते हो तब ऑलरेडी वो बच्चा उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। सो आई मीन बिकॉज सब कुछ ई वेरीफाइड होता है, सारा डेटाबेस मैनेज होता है। अब तो इनफैक्ट डिजिटाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि डेटाबेस में मदर की क्या एज है, फादर की क्या एज है, किड की क्या एज है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट्स क्या है, वो सारे के सारे डेटाबेस ऑलरेडी सिस्टम में होता है। तो बाय द टाइम जब बच्चा 25 साल का टर्न होता है उस समय ऑटोमेटिकली वो अपने उस इंश्योरेंस फ्लोटर पॉलिसी से बाहर आ जाता है।